नमस्कार, स्वागत है फिर से सभी का संस्कृत नमः संस्कृताय चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने अयादी संधि के बारे में जाना था। अयादी संधि के बाद बारी आती है गुण संधि की। गुण संधि में सबसे पहले हमें क्या जानना होता है, जैसे कि हमने अयादी संधि में भी जाना था। गुण संज्ञक सूत्र हम जानेंगे, ठीक है। गुण संज्ञक सूत्र क्या है, उसके बाद हम गुण संधि को जानेंगे, ठीक है। तो गुण संज्ञक हम अपने साधारण भाषा में समझने का प्रयास करें तो संज्ञक क्या है, गुण संज्ञक क्या है, या संज्ञा सूत्र हम सबसे पहले क्यों जानते हैं। संज्ञा क्या होती है, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं ना। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहले उसका नामकरण करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब हम संधि को जानते हैं तो पहले उसका संज्ञक सूत्र जानते हैं, ठीक है। तो गुण संज्ञक सूत्र, गुण संज्ञक विधायक सूत्र कौन सा है, अब हम जानते हैं। देखिए, सूत्र में जो गुण संज्ञक विधायक सूत्र है वह है अदेंग गुण है। अदेंग गुण है, अर्थात हम इसको डिफाइन करें तो अदेंग में अत और एंग, अत और एंग, च गुण संज्ञा है शात, अर्थात अत में क्या आता है, अत में आता है अ। एंग प्रत्याहार है। एक चीज और, आप जब भी व्याकरण के ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें कोई भी टॉपिक है, मैंने एक चीज बोली थी आपको कि माहेश्वर सूत्र को आपको जानना बहुत जरूरी है, वो बेस है हर व्याकरण के टॉपिक का। तो उसी प्रकार से जब भी आप ये सब याद कर रहे हैं या सीख रहे हैं तो आपको लघु सिद्धांत कौमुदी बुक अपने पास रख के बैठनी है, ठीक है। और जब भी जैसे बार बार प्रत्याहार की बात हो रही है तो आप, जैसे हमने यहाँ पर बोला एंग प्रत्याहार, अब आपको याद है या नहीं याद है, एकदम से याद नहीं होते, तो आप पेज पलट कर देखिए माहेश्वर सूत्र को, या फिर आपने जिस भी कॉपी में नोट किए हैं माहेश्वर सूत्र, उस पेज को आप ओपन करें और फिर आप उसको प्रत्याहार को जानें। इससे ही आपको प्रत्याहार समझ आएंगे और याद जल्दी होंगे, ठीक है। तो एंग प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं, ए ओ, ठीक है। एंग प्रत्याहार में ए ओ, च और गुण संज्ञा शात, गुण संज्ञा होती है। तो हमने यहाँ जाना कि गुण संज्ञक विधायक सूत्र है ये। अब गुण संज्ञक विधायक सूत्र तो आपने जान लिया अदेंग गुण है, ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है कि गुण संज्ञक वर्ण कौन से हैं, ठीक है। कौन कौन से वर्ण ऐसे हैं जो गुण संज्ञा बनाते हैं, या गुण संज्ञक वर्ण कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, अ ए ओ, ठीक है। ये तीनों वर्ण हैं आपके गुण संज्ञक वर्ण। पेपर में आ सकता है, ये क्वेश्चन बनता है कि गुण संज्ञक विधायक सूत्र कौन सा है, अदेंग गुण है, या अत एंग च गुण है संज्ञा शात, ये कौन सा सूत्र है, गुण संज्ञक सूत्र है। या गुण संज्ञक सूत्र में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ ए ओ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर है गुण संधि सूत्र। यहाँ हमने जाना था गुण संज्ञक सूत्र, यहाँ गुण संधि सूत्र, इसमें आप डिफरेंस जाने, ठीक है। कई बार पजल हो जाते हैं कि गुण संज्ञक सूत्र कौन सा है और गुण संधि सूत्र कौन सा है। तो यहाँ पर गुण संज्ञक सूत्र अदेंग गुण है और गुण संधि सूत्र है आद गुण है, ठीक है, आद गुण है। हम इसको डिफाइन करते हैं, अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर गुण संज्ञक आदेश होता है, ठीक है। आदेश का मतलब भी आप समझ गए हैं, जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है अपने सूत्रों के माध्यम से, तो वही उनका क्या है, आदेश है। तो अब इसको जानेंगे हम टेबल के माध्यम से। अवर्ण से अच परे होने पर, देखिए ये है अवर्ण, अ और आ, ठीक है। अ और आ दोनों आएंगे गुण संधि में। इस चीज को आप नोट डाउन करें कि
जब पूर्व वर्ण में अ हो या आ हो तो वहां पर कौन सी संधि होनी है? गुण संधि होनी है। ये आप नोट डाउन करें, ठीक है। तो अ और आ जहां पर होंगे वहां पूर्व वर्ण में, वहां पर क्या होंगे? गुण संधि होगी। उसके बाद अ वर्ण से अच परे होने पर, अच परे होने पर अच में कौन कौन से आ गई? ई उ री रे, ये हो गया अच। अच क्या है? स्वर। कौन कौन से स्वर? ई उ री रे, ठीक है। आ वर्ण के से अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर क्या होगा? गुण संज्ञक आदेश होगा। गुण संज्ञक आदेश कौन सा है? क्या आदेश दिया है? आद गुणय के माध्यम से ए ओ अर अल, ये आदेश होगा। ये क्या है? आदेश। क्लियर? ए ओ अर अल, ये क्या है? आदेश। अब हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। टेबल आपको क्लियर हो गई है। आगे उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया है रमा जमा ईशः, ये उदाहरण ले लेते हैं। रमा जमा ईशः, ठीक है। रमा में क्या है? यहां पर बताया गया कि आ वर्ण से अच परे होने पर, ठीक है, आ वर्ण से, एक चीज और ध्यान रखें, अ हो या आ हो, इनमें से कोई सा भी वर्ण आपका आ सकता है। क्लियर? इसमें कोई सा भी आपका वर्ण आ सकता है, आ सकता है या आ सकता है। क्लियर? तो अ वर्ण से अच परे होने पर, अच परे होने पर, अच यहाँ पर ई आया है, ई स्वर है। पूर्व और पर के स्थान पर, पूर्व में क्या है? अ है, और पर में क्या है? ई है। समझ आई? पूर्व और पर के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर गुण संज्ञक आदेश होता है। गुण संज्ञक आदेश होता है। अब क्या आदेश हुआ यहाँ पर? देखिए यहाँ पर क्या है? आ इसमें से निकला। हम शुरू से समझते हैं। जैसे र आधा है क्योंकि यह व्यंजन है। र में क्या मिला हुआ है? अ। अ, र में अ मिला हुआ है। उसके बाद म है, म में क्या मिला हुआ है? आ, प्लस उसके बाद ई है। ई अपने आप में पूर्ण है क्योंकि है स्वर है। श, श और अ और विसर्ग। क्लियर? इसके बाद हम इसको जानते हैं र पूरा हो गया, दोनों ले लिया। उसके बाद म। एक चीज और ध्यान रखें, यहाँ मैं केवल समझाने के तौर पर ये र और अ को अलग किया है, म और आ को अलग किया है, श और अ को अलग किया, केवल समझाने के तौर पर। संधि में विशेष बात क्या है कि पूर्व वर्ण और पर वर्ण जो प्लस के से पहले हैं और प्लस के बाद है, ये ही दोनों मेन होते हैं। ठीक है, इन्हीं दो की संधि होती है। ये केवल मैंने आपको समझाने के तौर पर यहाँ पर अलग की है। क्लियर? तो यहाँ पर हुआ र म आ की मात्रा आ गई यहाँ पर। अब हम आ को अगर अलग करेंगे, पहले हम इतना ही जाने कि आ को हमने अलग कर दिया। यहाँ पर आ जमा ई और श को एक कर दिया हमने शह। ठीक है, हमने यहाँ कहा था सूत्र के माध्यम से कि अ या आ के बाद अगर अच स्वर आए तो आदेश ए होगा। अ या आ के बाद अच उ आए तो आदेश ओ होगा। अ या आ के बाद अगर अच री आए तो अर होगा। आ या आ के बाद अगर अच ली आए तो क्या होगा? अल होगा। इस प्रकार से तो यहाँ पर क्या आया? आ और ई। आ और ई मिलकर क्या बनते हैं? आ और ई मिलकर क्या बनता है? ए बनता है। तो यहाँ पर ए बना, ए बना। ठीक है, तो ए बना तो यहाँ पर क्या बनेगा? र म में ए की मात्रा लगाएंगे, ए, और
शह, रमेश है। क्लियर। तो इस प्रकार से हमारे अ और आ जो है वो वर्ण है। अ और आ मेन वर्ण है गुण संधि में। अ और आ से मिलकर अच वाले जो वर्ण है ई उ रील री मिलकर आदेश में आते हैं ए ओ अर अल। इस प्रकार से ठीक है। एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे उप जमा इंद्र है, यहाँ पर लिखते हैं हम उप जमा इंद्र है, ये लिया। अब उ प में क्या है, अ है, क्योंकि उ तो अपने आप में पूर्ण है, स्वर है। प क्या है, व्यंजन है। प में क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है, जमा ई और इंद्र है। ठीक है, ई है, अ और ई, यहाँ पर प में ई अ मिला हुआ है, तो अ और ई मिलकर क्या बनेंगे, ए बनेंगे। यहाँ पर देखिए अ और ई मिलकर ए बनेगा। क्लियर। तो इसका संधि कैसे होगी, उपेंद्र है, उपेंद्र है, इस प्रकार से। तो ऐसे ऐसे उदाहरण आप अपने पास से लें और उसको रिवाइज करें। ठीक है। जैसे आगे हितोपदेश है, हित और उपदेश इस प्रकार से हैं। देखिए हित जमा उपदेश है, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर ही आ गया, ऐसे कैसे, मैंने इसको अलग नहीं किया है, आप इसको अलग कर लें। ह में ई की मात्रा है, ठीक है, ह में ई की मात्रा और त। अब त में अ है, इसको हम अलग करके देखेंगे क्योंकि यहाँ का हमारा मेन है जिससे संधि होनी है। तो अ जमा उ, ठीक है, उपदेश है, इस प्रकार से। तो अ और उ मिलकर क्या बनता है, अ और उ मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है। अ उ मिलकर ओ बनेगा, तो यहाँ पर ओ बना। क्लियर। तो क्या आएगा, हित, यहाँ पर अभी त आधा है क्योंकि हमने अ को अलग करा है। ठीक है, तो हित ओ जमा ये पदेश, ओ तो इसमें मिल गया ना, ओ में, तो पदेश है, इस प्रकार से। अब हम इसको जोड़ेंगे, ही तो त में ओ मिल गया, ही तो पदेश है, हितोपदेश है, इस प्रकार से। क्लियर। तो इस प्रकार से यह आदेश होंगे। अगर हम अर और अल को भी लें, अर और अल का उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है, वह उरण रप्र है। एक सूत्र है आपका लघु सिद्धांत कौमुदी में, उरण रप्र है। उरण रप्र से अर और अल होते हैं। अर और अल जो आदेश होगा वह उरण रप्र सूत्र से होगा। ठीक है। अब उसके बाद हम कुछ सूत्र जानते हैं। देखिए टीजीटी लेवल पर और पीजीटी लेवल पर आपको इतने में से ही आपका आता है, ये वाले सूत्र आपके नहीं आएंगे टीजीटी और पीजीटी लेवल पर। हाँ, यूजीसी में आपका जो नेट का एग्जाम होता है उसमें ये सूत्र आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी चीज को जानने से पहले उसका बेसिक अगर पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ भी आएगा और ज्यादा दिनों तक आपके दिमाग में भी रहेगा। तो इस कारण से मैं जो भी करवा रही हूँ वह बेसिक से शुरू करवा रही हूँ। ठीक है। और टीजीटी में आप इस टेबल को जान लेंगे तो इतना भी आपके लिए बहुत ही फायदा करेगा। आगे है गुण संधि के ही ये सूत्र है जिनका मैंने पहले भी कहा था, इन सूत्रों का निचोड़ यहाँ पर आ जाता है। ठीक है। तो ये सूत्र है तपरस्त कालस्य, इसको हम डिफाइन करेंगे। तह परो यस्मातश्च तात्परश्च उच्चार्यमाण समकालस्य इयो संज्ञा शात, अर्थात तकार बाद में जिसके, तकार बाद में, अब मैंने जैसे बोला था
अकार, अकार कौन से होते हैं? जिसमें अ होता है। तकार जिसमें त होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से तकार बाद में जिसके, बाद में क्या होता है? बाद कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, तकार बाद में जिसके या तकार से परे है जो, ठीक है, या तकार से परे है जो, वो अण के समकालीन होते हैं। अण प्रत्याहार में जो जो वर्ण आते हैं, कौन कौन से? अ, ई, उ। ठीक है, तो जो वो अण के समकालीन होते हैं, अ, ई या उ, इनमें से ही कोई कोई भी होगा। आप इतना भर इसको जाने, ज्यादा डीपली नहीं जाना। उसके बाद उपदेशे अज, ये अ है, उपदेशे अज नुनासिक इत, इत का पता है, इत से क्या होते हैं? इत संज्ञा से लोप हो जाता है। तो उपदेशे अज अनुनासिक, अनुनासिक क्या होता है? जो मुख और नासिका दोनों से बोला जाए। तो उपदेशे अनुनासिक को इत, अज इत संज्ञा है शात, अर्थात यह क्या है? इत संज्ञक विधायक सूत्र है जिससे इत संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच जो होते हैं वह इत संज्ञक होते हैं। उपदेश अवस्था में जो हमें यहाँ पर उपदेश मिलता है उसमें अनुनासिक जो अच होते हैं, अच क्या होते हैं? स्वर, जो मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं वे वाले स्वर, उनकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा होती है। ठीक है, उनकी इत संज्ञा होती है। उसके बाद एक सूत्र और है उरण रप्रह, इसको आप ध्यान से समझें। उरण रप्रह सूत्र में क्या है कि री इति त्रिंशत संघेतुक्तम, अर्थात री जो है वो 30 प्रकार का होता है। ठीक है, 30 प्रकार के रिकार के स्थान पर 30 प्रकार का री होता है। तत्स्थाने, उस स्थान पर यो अण सरप्रह सन्नेव प्रवर्तते, अर्थात कि जो 30 प्रकार के रीकार के स्थान पर प्राप्त, ठीक है, तत्स्थाने यानी कि उस स्थान पर या प्राप्त अण, अण में कौन कौन से आते हैं वर्ण? अण अ, ई, उ, र और ल को पर में लेकर प्रवर्त होता है। अर्थात देखिए, इसमें र और ल जो है वो अकेले नहीं चलते, वो किसको साथ में लेकर चलते हैं? वो अ को साथ में लेकर चलते हैं। इसमें बताया ना, अ को साथ में लेकर चलते हैं, अ और र, अल और अर। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें यही चीज कही गई है उरण रप्रह सूत्र में कि 30 प्रकार के रिकार के स्थान पर प्राप्त जितने भी रिकार होते हैं उनके स्थान पर प्राप्त जो अण है, ठीक है, अ, ई, उ, जो अण है, र और ल को पर में लेकर यानी कि पर क्या है? बाद में अ, र, अ को अ क्या है? र जो है वो पर, ल को पर में लेकर प्रवर्त होता है, अर्थात हो जाता है, मिक्स हो जाता है। यही इस सूत्र में कहा गया है। तो यह अर और अल किस सूत्र से होते हैं? उरण रप्रह सूत्र से अर और अल होते हैं। अब देखिए, ये दोनों उदाहरण आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, इसको हम अलग करते हैं। जैसे कृष्ण रिद्धि, इसमें है कृष्ण जमा रिद्धि, कृष्ण जमा रिद्धि, इस प्रकार से अलग हो जाते हैं। ये कृष्ण में क्या है? अ है और यहां पर क्या आया? री। ठीक है, री, अ और री मिलकर क्या बना? अर बना, अर बना। यहाँ पर इसमें अ और र आधा है इसलिए क्या चला गया? ऊपर चला गया। अगर पूरा होता तो यहाँ पर पूरा ऐसे लिखा जाता, लेकिन अर क्योंकि आधा है, इसमें हलंत दिया हुआ है, इसका मतलब आधा है। तो अर बना, तो कृष्ण रिद्धि, अर आ रहा है, आप बोल के देखे साउंड क्या आ रही है, आपके उच्चारण क्या हो रहा है? कृष्ण रिद्धि। इसी प्रकार से आपका तवल कार्य है, इसमें क्या है? तव जमा लृकार है। ठीक है, तव जमा लकार है, इस प्रकार से लृकार है, सॉरी, तव जमा लृकार है। तो इसमें क्या हो गया? इसमें अ और लृ मिलकर क्या बना? अल बना। ठीक है, अ व में अ है,
और अ और री मिलकर क्या बना, अल बना। ये यहाँ पर दिया हुआ है। ये अर और अल जो है वो उरण रप्रह सूत्र से सिद्ध होते हैं, अर और अल। इसके दोनों उदाहरण यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। लोपः शाकल्यस्य। लोपः शाकल्यस्य क्या है, इसमें देखें, लोपः का मतलब लोप हो जाना, अर्थात क्या हो जाना, खत्म हो जाना। तो शाकल्यस्य क्या होता है, शाकल्यस्य नाम है, एक महर्षि शाकल्य थे। उन्होंने कहा, क्या कहा कि अवर्ण पूर्वयोः पदांतयोर योर्व लोपो व अशि परे, अर्थात अवर्ण पूर्वक पदांत, अवर्णक पूर्वक, अवर्ण से पूर्व में जो पदांत है, पद के अंत में है, वह यकार और वकार, ठीक है, यकार और वकार का विकल्प से लोप हो जाता है अश प्रत्याहार होने पर, अश प्रत्याहार होने पर, ठीक है। तो यकार और वकार का हमने पहले भी वीडियो में जाना था कि यकार और वकार का विकल्प से अर्थात इच्छानुसार क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। किस प्रत्याहार के होने पर, अश प्रत्याहार के होने पर। अश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं आप यह देखेंगे। तो अवर्ण पूर्वक पदांत यकार और वकार का विकल्प से लोप अश प्रत्याहार होने पर होता है, इस प्रकार से। तो नेट में भी आपको केवल इस चीज को एक बार जानना है कि लोपः शाकल्यस्य क्या होता है, कौन सी प्रत्याहार होने पर होता है, तो इसकी केवल डिटेल आपको जाननी है। और टीजीटी पीजीटी में तो इसका कोई मतलब है ही नहीं आने का, ठीक है। उसके बाद ये कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जैसे इन तीनों को तो मैंने सिद्ध कर दिया था, संधि कर दी थी इनकी। अब जैसे ये है महा जमा ऋषि और जल जमा उर्मी। महाऋषि में क्या होता है, इसमें आ है, महा में आ जमा री, आ जमा री मिलकर क्या बना, यहाँ पर अर बना, तो क्या बना, महाऋषि, ठीक है, महाऋषि, इस प्रकार से, ठीक है, इसमें महर्षि बना। तो उसके बाद जल जमा उर्मी, अ है इसमें, प्लस में क्या है, उ, इसमें अ और उ मिलकर क्या बना, ओ बना, अ और उ मिलकर ओ बन जाता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, जलोर्मी, ठीक है, जलोर्मी, क्लियर। तो इस प्रकार से आप और भी बहुत सारे उदाहरण लें और आपके 9th 10th 11th 12th इन क्लासेज में आप व्याकरण की बुक उठाइए और उसमें से जितने भी आपके संधि के उदाहरण हैं और आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी 9th और 11th में बुक मिलती हैं, 9th 10th 11th 12th में बुक मिलती हैं। तो उसमें उसे आप उदाहरण देखें, उदाहरण को आप शॉर्ट आउट करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा, क्लियर। तो आज हमने गुण संधि पढ़ी है। गुण संधि में से भी बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, इन क्वेश्चंस को भी आप निकालें, नोट डाउन करें और रिवीजन करें, क्लियर। इस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, धन्यवाद।